हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नज़र डालते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कोरोना अपडेट को नज़र डालते हैं। दोस्तों, अब तक का अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 1,18,000 के पार पहुंचा कोरोना वायरस, जिसमें से 48,534 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 3,583 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दोस्तों, दिल्ली में 12,319 टोटल केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 6,214 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं 208 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी के साथ दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वायरस से 51 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 3 लाख के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस वक्त की मुख्य खबर आ रही है कि पाकिस्तान प्लेन क्रैश में 57 की मौत की पुष्टि, 3 लोग बचे। हादसे से ठीक पहले पायलट ने दी थी ये जानकारी। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान शुक्रवार को कराची में जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 57 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। विमान में 107 लोग सवार थे। बता दें कि विमान मंत्री गुलाम सरवर ने कहा कि विमान का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था। पीआईए अध्यक्ष अरशद मलिक ने कहा कि पायलट ने नियंत्रण टावर को तकनीकी गड़बड़ी के बारे में बताया था। पायलट को बताया गया कि उतरने के लिए 2 रनवे उपलब्ध है और उतरने से पहले उसने एक चक्कर लगाने का फैसला किया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि पीएम मोदी ने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की अग्रिम मदद का किया ऐलान। चक्रवात से हुई तबाही का किया जायजा। बता दें कि ओडिशा से पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में चक्रवात से हुई तबाही का जायजा लिया और राज्य 1,000 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मरने वाले के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की। इसके बाद ओडिशा का हवाई दौरा किया और इस आपदा से लड़ने के लिए राज्य को 500 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने चक्रवात से मरने वालों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की मदद का ऐलान किया। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालचाल पूछा। साथ ही उन्होंने क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। बातचीत कैसी रही, इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। नीतीश कुमार ने एक एक करके कई लोगों का हाल जाना और उनके काम के बारे में पूछा। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों, कोरोना खतरे के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका के सभी प्रार्थना घर खोलने को कहा। ट्रंप ने प्रार्थना घरों को जरूरी स्थान की कैटेगरी में रखते हुए कहा कि ये जरूरी सेवाओं में आता है, इसलिए खोला जाना जरूरी है। हालांकि कोरोना के खतरों के लिए वैज्ञानिकों की सलाह को ताक में रखते हुए ट्रंप लॉकडाउन में ढील और बढ़ाने के मूड में हैं। दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि आईसीएसई 10वीं और 12वीं का नया टाइम टेबल जारी। 2 से 12 जुलाई के बीच 10वीं और 1 से 14 जुलाई के बीच होगी 12वीं की परीक्षा। बता दें कि इससे पहले आईसीएसई ने बताया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा, जिसके लिए परीक्षाओं में शुरू होने से 8 दिन की संशोधन कार्यक्रम की घोषणा करेगी। साथ ही बोर्ड ने स्कूलों को 10वीं के स्टूडेंट को 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन देने की भी अनुमति दी, लेकिन अब डेटशीट जारी हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों, रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग के नियमों को में किया बदलाव। पढ़े क्या है नए दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि नए नियमों के अनुसार अब इन ट्रेनों में 30 दिन पहले टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन समेत स्टेशनों पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी कराई जा सकेगी। पहले 7 दिन का समय तय किया गया था। 12 मई से चल रही इन सभी ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगी है। वहीं 2 घंटे पहले होने वाले करंट बुकिंग का विकल्प अब इन ट्रेनों में भी होगा। फिलहाल ये नियम 24 मई से लागू होंगे और 31 मई से चलने वाली ट्रेनों पर ही लागू होगा। इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की ओर नजर डालते हैं। कोरोना संकट में भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संभाला WHO बोर्ड के चेयरमैन का पद। दोस्तों, हर्षवर्धन ने कहा, मौजूदा संकट से उबरने के लिए वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है। गौरतलब है कि बोर्ड ने भारत को प्रतिनिधित्व
को नियुक्त करके प्रस्ताव पर मंगलवार को WHO की बैठक में 194 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की ओर नजर डालते हैं। दिल्ली में आज से शराब की प्राइवेट दुकानें भी खुलेंगी, आबकारी विभाग ने दी अनुमति। दिल्ली में अब शराब की निजी दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है। 2 सप्ताह पूर्व सरकारी और निगमों की शराब की दुकानों को ही खोलने की अनुमति मिली थी। अब आबकारी विभाग ने दिल्ली में 67 निजी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। सभी दुकानें शनिवार से खोली जाएंगी। शराब की बिक्री पर 70% स्पेशल कोरोना सेस प्रतिदिन सरकार के पास जमा कराना होगा। निजी दुकानें भी ऑड इवन नंबर की तर्ज पर ही खुलेंगी। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की ओर नजर डालते हैं। यूरोपीय संघ ने भारत को दी 5 लाख यूरो की आर्थिक मदद। भारत में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों के लिए यूरोपीय संघ ने 5 लाख यूरो की शुरुआती आर्थिक मदद की घोषणा की है। बता दें कि अम्फान तूफान से भारत में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र शामिल है। पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से 80 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हजारों लोग बेघर हुए हैं। वहीं ओडिशा के तटीय जिलों में भी भारी नुकसान हुआ है। यूरोपीय संघ के आपदा प्रबंधक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि संघ तूफान से प्रभावित लोगों को तात्कालिक जरूरतों को मुहैया कराने के लिए आर्थिक मदद करेगा, साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए मानवीय सहायता की भी उपलब्धता कराएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत चीन सैनिकों के बीच वार्ता के 5 दौर विफल। सूत्रों के बताया कि इन दोनों स्थानों पर दोनों ही देशों की पिछले 2 सप्ताह से सैन्य तैनाती बढ़ाई है। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि दोनों ही देशों की सेनाओं ने आक्रामक रूप अपना रखा है। बता दें कि भारत की ओर से गलवा घाटी में सड़क निर्माण पर चीन द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव को कम करने के लिए राजनीतिक चैनल भी लगातार काम कर रहे हैं। 5 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद यहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद उत्तरी सिक्किम में भी ऐसी घटनाएं हुई थी। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय कमांडर हल न निकलने तक वार्ता जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की ओर चलते हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी, पालम में पारा 45 डिग्री से भी ऊपर, राजस्थान और एनसीआर में लोग हलकान। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग के मुताबिक सफदरजंग वैधशाला में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। उल्लेखनीय है कि सफदरजंग वैधशाला के आंकड़े को पूरे शहर के मौसम का प्रतिनिधित्व माना जाता है। मौसम विभाग ने बताया कि लोधी रोड और आयानगर में अधिकतम तापमान क्रमशः 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया, क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी उत्तर से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर में इस सप्ताह तक लू की स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज सोने के भाव में 50 रुपए की उछाल देखने को मिली और इसी के साथ सोना आज 22 कैरेट सोना 46,250 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 24 कैरेट सोना 47,250 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी में आज 50 रुपए की उछाल देखने को मिली। इसी के साथ चांदी 48,250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।